देखो, 9th क्लास में सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड में जो पहला चैप्टर होता है वो होता है नंबर सिस्टम, है ना। और चाहे बोर्ड कोई भी हो, चाहे क्लास कोई भी हो, मैथ स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि नंबर्स के बारे में तुम लोगों को आइडिया अच्छे से होना चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा नंबर्स पे कमांड होगा उतना ज़्यादा तुम लोगों को मैथ्स में आसानी होगी। बहुत से बच्चों को मैथ्स डिफिकल्ट लगती है, वो भी इसलिए क्योंकि वो नंबर से फेमिलियर होते ही नहीं है। उनको आइडिया ही नहीं होता है कि प्रॉपरली इंटीजर्स होते क्या हैं, है ना, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये सब आइडिया उनको, मतलब ऐसे नंबर्स देखकर वो बता सकते हैं बट प्रॉपरली उसको डिफाइन नहीं कर पाते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या तुम लोगों को पता है? स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं। नंबर में सबसे पहले अगर हम लोग नंबर की बात करें तो नंबर को हम लोग मैथ्स में दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, ऐसे कह लो। नंबर की जो दो कैटेगरीज क्लासीफाई होती हैं उसमें एक तो होता है रियल नंबर और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स अभी नहीं सुना होगा, 9-10 तक कॉम्प्लेक्स का आता पता नहीं होता है, इसलिए बच्चे नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मैं नंबर की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर्स की, तो नंबर्स को दो कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, एक कैटेगरी जो हमारी होगी वो होगी रियल नंबर्स की, और एक जो होगी वो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर को अगर मैं ऐसे आसान सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो जो नंबर्स तुमने पहली बार मैथ्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन तुम लोगों में नर्सरी या प्ले ग्रुप में कराया गया होगा ना, कि उससे पहले घर में भी 1 2 3 4 सीखा ही होगा, वहां से स्टार्ट करते हो और अब तक तुमने जितने कैटेगरीज के नंबर देखे हैं वो सब के सब किस कैटेगरी में जाते हैं? रियल नंबर में डाल जाते हैं। ठीक है, अब तुमने अलग अलग कैटेगरीज में कौन कौन से नंबर देखे होंगे? पॉजिटिव नंबर्स देखे होंगे, नेगेटिव नंबर्स देखे होंगे, फ्रैक्शन देखा होगा, डेसिमल देखा होगा, है ना, इवन नंबर्स देखे होंगे, ऑड देखे होंगे, प्राइम देखे होंगे, कॉम्पोजिट देखे होंगे, है ना, रिकरिंग डेसिमल देखा होगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल देखा होगा। ये सब अब तक इंट्रोडक्शन हो चुका होता है। तो ये सारे के सारे नंबर किस कैटेगरी में जाते हैं? रियल नंबर की कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि रियल नंबर जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स के यूनियन को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यानी जब रेशनल और इरेशनल का यूनियन कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये एक तरह का इमेजिनरी नंबर होता है, ए प्लस आई बी की फॉर्म में होता है, जहां पर आई इसका एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ये तुम लोगों को अभी तक नहीं सिखाया जाता है, क्लास 11th में अगर अब तुम लोग मैथ्स कंटिन्यू करोगे तो तुमको बताया जाएगा वहां पर। ठीक है, एक आइडिया तुम सब लोगों को पहले से होगा कि जो भी स्क्वायर नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये बात सबको पता है या नहीं? स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और अगर आप -1 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा। आप -2 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। इससे एक बात कंफर्म हो गई कि जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं मैथ्स में वो सब के सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो निगेटिव नंबर, जब स्क्वायर नंबर्स निगेटिव हो ही नहीं सकते तो उनका स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई? क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि भाई जब परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो निगेटिव होते ही नहीं है तो उनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसी चीज को कॉम्प्लेक्स में क्या किया गया कि ये जो -1 का अंडर रूट होता है इसको आई बोला गया। क्या बोला गया? आई। ये एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, यहां से एक कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है और उसको हम लोग a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं। कौन सी फॉर्म में? a प्लस आई बी, जहां a और b ये रियल पार्ट होते हैं और i इमेजिनरी पार्ट होता है। खैर इसके बारे में तुमको अभी बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जब क्लास 11th में पहुंचोगे तो इसके बारे में आइडिया लगेगा तुम लोगों को। क्लियर हो रही है बात? यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं मेन रियल नंबर को। जब हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो इसमें हम लोग बनाते हैं दो कैटेगरी। ठीक है, रियल नंबर को जब आगे ले जाते हैं तो इसमें दो कैटेगरी बनाते हैं। एक होते हैं रेशनल नंबर्स और एक होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये बताओ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं।
सबसे पहले आप ये बताओ कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, फिर हम लोग इरेशनल पे चलते हैं। ठीक है, पहला ही चैप्टर है। एट्थ में भी, क्लास एट्थ में भी रेशनल नंबर पढ़ाया जाता है, उससे पहले शायद सेवेंथ में इंट्रोडक्शन किया जाता है, ठीक। तो आप मुझे बताओ कि रेशनल नंबर बोलते किसको है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जिसमें क्यू जीरो नहीं होता है। ठीक है, पे बाई क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू जीरो नहीं होता है। सही कह रहे हैं ये? पी एन क्यू इंटीजर होता है, इन्होंने भी एक पॉइंट दिया, गुड। और ठीक है, तो रेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू मस्ट नॉट बी जीरो, यानी डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। किसी भी नंबर का, रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई। क्या? रेशनल नंबर हम किसको बोलेंगे? जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें किस फॉर्म में? पी बाई क्यू की फॉर्म में। पहली चीज, पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। दूसरा, पी और क्यू दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों बातें कोई भी नंबर फुलफिल कर दे रहा है तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? रेशनल की कैटेगरी में डालते हैं। और जो नंबर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? इरेशनल में डाल देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर इरेशनल नंबर, तो आप सिंपली क्या बताओगे? अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वो नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते या एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। बेटर यही है कि हम क्या लिखेंगे? अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्लियर है यहां तक ये बात? ठीक है, तो ये हो गया नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी एंड क्यू बोथ मस्ट बी इंटीजर्स, क्यू शुड नॉट बी जीरो। अब द पॉइंट इज कि क्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता है? किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, न्यूमरेटर हो सकता है जीरो कि नहीं? देखो, फ्रैक्शन जैसे अगर हम किसी चीज को लिखें तो इस तरह से होता है ना कि भाई हमने लिखा यहां पर p अपॉन क्यू। ठीक है, यहां पर दो चीजें हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो अपॉन के ऊपर होता है इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कंडीशन ये लगाई कि कभी भी डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं हो सकता, यानी ये नीचे वाला जो नंबर क्यू दिख रहा है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन ऊपर वाला जीरो के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, यानी पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू नहीं हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता है? तुम इधर आ जाओ, इस पे इधर जाओ पीछे, बोलो। सवाल ये उठता है कि क्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता है? सॉरी, हाँ, क्यू मतलब पी तो जीरो हो सकता है, क्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता ये बताओ। सिंपल सी बात ये है कि हम जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तुम लोगों के लिए बहुत आसानी से ऐसे समझाया जाए कि जब भी जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है उसका हम टेबल पढ़ते हैं और ऊपर वाले नंबर को कट कर लेते हैं, ऐसा ही तो कुछ करते हैं, है ना? जैसे मान लिया कहीं पर लिखा हुआ है 8/2, तो हमको क्या करना पड़ता है? हम 2 का टेबल पढ़ते हैं कि कितने बार में 8 आ जाएगा। तो 2 4 जा 8 होता है, यानी हम 2 के टेबल में 4 टाइम्स पढ़ने पर 8 आ जाएगा, यही तो होता है। अगर मैंने लिखा है 6/3, इसका मतलब 3 का टेबल में इंटू 2 करने पर 6 आ जाएगा, ऐसा ही तो होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 5/0, तो आप जीरो में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 5 आ जाएगा? कैसा कोई नंबर है जिसको हम जीरो में मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए? ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जीरो का टेबल जीरो में ही चलता है। जीरो वन जा भी जीरो होगा, टू जा भी जीरो होगा, थ्री जा भी जीरो होगा, तो जीरो के टेबल में तो कभी 5 आने से रहा। समझ में आ रही बात? तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। लेकिन न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूं, 0/5 लिखूं, तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? 0/5, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जीरो हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू जीरो में जीरो कर सकता हूं। 5 जीरो जा कितना होता है? जीरो होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम लोग टेबल उसका पढ़ेंगे तो उसमें तो जीरो आएगा। 0/3 का भी आंसर जीरो होगा, 3 जीरो जा जीरो। 2/0 का भी आंसर, सॉरी 2/0 का नहीं, 0/2 का आंसर भी जीरो होगा, लेकिन 2/0 कभी भी डिफाइन नहीं होगा। अब बात समझ में आई कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता लेकिन न्यूमरेटर हो सकता है। क्लियर है ये बात? अब यहां से एक सवाल उठता है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, हाँ या ना? सवाल क्या उठता है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? बोलो, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? बोलो जल्दी।
किसी भी नंबर को अगर चेक करना हो वो रेशनल है या नहीं, तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर वो उस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है तो फिर ये रेशनल की कैटेगरी में जाएगा, अदरवाइज रेशनल की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो अगर जीरो रेशनल नंबर है तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकेंगे, हाँ या ना, लिख सकेंगे कि नहीं लिख सकेंगे। अगर हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ले रहे हैं, पी और क्यू दोनों इंटीजर हो जा रहा है और क्यू जीरो नहीं हो रहा है, तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जीरो को क्या हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में? अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल यूज किया था, कौन सा? 0/5। देखो पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई? ये दोनों इंटीजर्स हैं कि नहीं है? जीरो भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, और ये जो नीचे नंबर है यानी डिनोमिनेटर, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ये जीरो नहीं है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, इसका मतलब जीरो एक रेशनल नंबर होगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? जीरो रेशनल नंबर होगा। क्लियर है यहां तक? चलो वापस चलते हैं। तो रेशनल की बात हो गई, रेशनल समझ में आ गया, जीरो क्यों नहीं हो सकता डिनोमिनेटर, ये बात समझ में आ गई। अभी एक चीज होगा कि भाई इंटीजर किसको बोलते हैं, जो बार बार ये हो रहा है कि पी और क्यू इंटीजर फैमिली से बिलोंग करना चाहिए, तो हमको पता भी होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या है। क्या होते हैं इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं तुम बताओ? अरे कुछ भी बताओ, गलत बता दो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 बस, उसके आगे चलते जाएंगे, ये सब इंटीजर्स हैं। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है। और कोई? जीरो फिर क्या होगा? जीरो इंटीजर होगा कि नहीं? कंफ्यूजन है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। रेशनल की बात समझ में आ गई। इरेशनल क्लियर हो गया कि इरेशनल कौन है, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जनरली इसमें आते हैं कौन से नंबर, जो रूट जिसपे सर्ट्स लगी होती है, सर्ट समझते हो, जिसपे स्क्वायर रूट का साइन इस तरह से, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जैसे √2, क्यूब √3, या स्क्वायर √3 कह लो, क्यूब √5 कह लो, पाई कह लो, ये सारी चीजें किस कैटेगरी में जाती हैं? इरेशनल नंबर में जाती हैं। किस कैटेगरी में जाती हैं? इरेशनल नंबर में जाती हैं। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे √2 को, तो इसकी वैल्यू रुकेगी नहीं, आप सॉल्व करते जाओगे, आगे ये सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। इसका एक और नाम होता है कि हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, अभी हम लोग जब डेसिमल पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इन नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर को? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाली। अभी डेसिमल समझेंगे, वहां पे इस चीज को समझ लेंगे। अभी ये याद रखो कि इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। दूसरी एक पहचान क्या होगी कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वापस आ जाते हैं किस पे? इरेशनल पे। इरेशनल को अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करें तो इसकी दो कैटेगरी आ जाती हैं, एक होते हैं इंटीजर्स और एक होते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है। ये दो कैटेगरी हो गई। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट, जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? इंटीजर की कैटेगरी में डालते हैं। फ्रैक्शन पार्ट से मेरा मतलब यह है कि नंबर अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, उसमें कोई टुकड़ा नहीं लगा होना चाहिए, कोई डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, है ना। ये निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है इंटीजर। बस एक ही कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, देयर इज नो डेसिमल पार्ट इन इट। कोई डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए, कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम 3.0 लिख दें तो कहते हैं कि ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि जीरो कोई पार्ट में नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 3.1 लिखें तो क्या 3.1 इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक टुकड़ा आकर लग गया। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इंटीजर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ नंबर विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट, जिसमें कोई फ्रैक्शनल कंपोनेंट ना हो, कोई टुकड़ा ना हो। क्लियर हो रही है ये बात? अगर मैं बोलूं 3, तो 3 इंटीजर है या नहीं है? -3, हाँ या ना? 1063, ठीक है, 1,64,000, कुछ भी बोल दो आप, नंबर बोल दो, पूरा हो अपने आप में इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव इन्फिनिटी तक इधर जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उधर जाएगा, और बीच में जीरो तो रहेगा ही रहेगा। फ्रैक्शन, अब जो इंटीजर नहीं होगा वो क्या होगा फिर? फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन और डेसिमल भाई भाई होते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो इंटीजर नहीं होगा वो किस कैटेगरी में लाई करेगा फिर? फ्रैक्शनल की कैटेगरी में लाई कर जाएगा, ठीक है।
अब फ्रैक्शन जनरली हम टुकड़े को बोलते हैं, ठीक है, जो चीज पूरी नहीं होगी टुकड़ों में होगी उसी को हम फ्रैक्शन में डालेंगे। फ्रैक्शन होती है जनरली 3 टाइप की, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। 3 तरह की फ्रैक्शंस पढ़ी है कि नहीं? कौन कौन सी? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? इसको हटाओ। प्रॉपर फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं? नहीं पता? जिसमें जो न्यूमरेटर होगा ये डिनोमिनेटर से छोटा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जैसे हम कह सकते हैं 3/4। 3/4 में हम क्या देख रहे हैं? इसका एग्जांपल मैं इधर ले रहा हूं। 3/4, 3 छोटा है 4 बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोली जाएगी। 5/7, न्यूमरेटर छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोली जाएगी। इम्प्रॉपर में क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा। अब प्रॉपर को पलट दो, 3/4 को पलट दो, 4/3 कैसी फ्रैक्शन है ये? इम्प्रॉपर है। 7/5 कैसी है? इम्प्रॉपर है। मिक्स्ड क्या होगा? ये होल और प्रॉपर का मिक्सचर होगा, यानी दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे। एंड एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये 4/3 है, तो 4/3 को यहां देखो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 होल 1/3 लिख सकता हूं कि नहीं? मिक्स फ्रैक्शन में बदलना आता ही होगा। डिवाइड करते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं? कोशेंट, यहां पे रिमाइंडर है ना, यहां पे कोशेंट, यहां पे रिमाइंडर, नीचे डिवाइजर। इसी तरह से तो रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ जाओ, फ्रैक्शन वाली बात हो गई। इंटीजर, इंटीजर में हम लोगों ने क्या कहा कि भाई नंबर में कोई फ्रैक्शनल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। इधर 0 होगा, 1 2 3 ऐसे होगा, इधर -1 -2 -3 इस तरीके से होगा। ऐसे ही तो होता है। अगर हम इसमें 0 से लेकर आगे की बात करें, 0 से पॉजिटिव की तरफ बढ़े, इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। अच्छा, 1 से लेकर अगर इधर चले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 1 से लेकर काउंटिंग नंबर्स भी उनको बोल सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर मुझे काउंट करना हो क्लास में नंबर्स, तो कैसे काउंट करूंगा? 1 2 3 इसी तरह से। तो काउंटिंग मेरी 1 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट नहीं होगी, नेगेटिव से भी स्टार्ट नहीं होगी। तो काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जहां से हमारी काउंटिंग शुरू होती है। कहां से? 1 से। तो अगर मैं 1 से इधर वाली कैटेगरी को देखूं तो किस में डालूंगा इसको? नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। और अगर इसमें मैं 0 को भी इंक्लूड कर दूं तो इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? होल नंबर्स डालेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर को आप एक और नाम दे सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होंगे? 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हम इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं, हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो 0 से अगर इधर देखें हम निगेटिव सारे छोड़ दें तो हम 0 से आगे के नंबर्स को नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। नॉन निगेटिव यानी निगेटिव छोड़ दिए, बाकी सारे ले लिए। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स का एक और नाम क्या हो गया? होल नंबर हो गया। क्लियर हो रही है यहां तक बात? ये होल नंबर तक पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी अब अगर इस पूरी बात को मैं सम अप कर दूं कहीं अगले पेज पर, तो हमने ये सीखा कि भाई सबसे पहले जो हमारी मेन कैटेगरी थी वो कौन सी थी? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जो हमारी मेन कैटेगरी थी वो थी रियल की, है ना। और इसके बने 2 सब पार्ट, कौन कौन से? रेशनल और इरेशनल। रेशनल में फिर कौन आया? इंटीजर्स है। इंटीजर्स में फिर कौन है? होल नंबर्स। और होल नंबर से नीचे कौन है? नेचुरल नंबर। बोलो, क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अब यहां पर एक इस क्वेश्चन इस तरीके से जरूर पूछता है, जैसे तुमसे बेसिक ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है कि भाई एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर या एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इस तरह से पूछता है। तो हमेशा तुमको याद क्या रखना है, जब भी तुम ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से, तो हमेशा तुम्हारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। कैसा होगा? फॉल्स। और जब भी तुम नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो तुम्हारा स्टेटमेंट हमेशा कैसा होगा? ट्रू होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? समझो कैसे। अगर मैं कहूं एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये बात गलत है, क्योंकि रियल नंबर एक
बड़ा ग्रुप है नंबर्स का, उसके अंडर में कौन आता है? रेशनल नंबर आता है। फिर रेशनल के नीचे कौन आता है? इंटीजर। इंटीजर के नीचे कौन आता है? होल नंबर। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कह सकता हूं कि हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर है। कह सकता हूं? नहीं। तो अगर मैं कहूं कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर मैं कहूं एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर मैं कहूं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स स्टेटमेंट है। जब भी मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। नीचे से ऊपर जाओ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू स्टेटमेंट है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ट्रू स्टेटमेंट है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सही है। बट एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, गलत है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इसको बड़े पर्सपेक्टिव में ऐसे समझ लो कि भाई सबसे, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया, फिर इंडिया के अंदर कौन आता है? यूपी। यूपी के अंदर लखनऊ, लखनऊ के अंदर तुम कहां बैठे हो? कल्याणपुर में। तो मैं नीचे से चलूं तो सही है, कल्याणपुर लखनऊ में, लखनऊ यूपी में, यूपी इंडिया में है। करेक्ट चल रहा हूं। उल्टा चलूंगा गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूं इंडिया यूपी में है, यूपी लखनऊ में, लखनऊ कल्याणपुर में, अब यही स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अब बात समझ में आ गई? तो जो चीज बड़े पर्सपेक्टिव में है उसको हम लोग, तो नीचे वाली कैटेगरी उसके अंदर फिट हो रही है, लेकिन वो खुद उस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ट्रू स्टेटमेंट ये फॉल्स समझ जाओगे यहां तक? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम लोगों ने फ्रैक्शन देख लिया कि प्रॉपर इम्प्रॉपर 3 तरह की होती हैं। अब हम लोग डेसिमल में थोड़ा सा देख लेते हैं। डेसिमल्स क्या होते हैं भाई? डेसिमल्स में क्या, फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डेसिमल में। डेसिमल जहां पर हम लोग पॉइंट का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल यूज करते, मतलब बोलते हैं, है ना? डेसिमल 2 कैटेगरी में लाई करता है। कौन कौन सा? एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब ये टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग में ये होगा कि कोशंट आगे कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, कोशंट आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं 1/2, तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं ना, पॉइंट लेकर यहां पर 0 लेते हैं, 2 5 जा कितना हो जाएगा? यहां रिमाइंडर कितना हो गया? 0। आंसर कितना आ गया मेरा? 0.5। खत्म। आगे तो सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। 1/4, 4 से मैं 1 को डिवाइड करूं, पॉइंट लेके 0 लूंगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0 ले लूंगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा। आंसर मेरा कितना हुआ? 0.25। खत्म हो गया। तो ये कैटेगरी किस में जाएगी? ये होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी यहां पर क्या हो जा रहा है कि फाइनली आंसर आ जा रहा है, रिमाइंडर आगे जाकर कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ गया कि नहीं? नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कैटेगरी होगी। एक होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और रिकरिंग भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? इसमें यह होता है कि कोशंट में कोई एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स ये रिपीट होने लगते हैं। नंबर भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ नंबर्स भी हो सकता है। उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? रिपीटिंग की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे मैं अगर लिखूं कि 1.272727, तो यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि 27 का जो सेट है ये एक रिपीट होने लगा कि नहीं, और ये चलता जाएगा, कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होगा, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 1.27 बार। जो नंबर रिपीट हो रहा होगा या जो ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहा होगा उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे समझ लेना, ठीक है। जिस भी नंबर पे बार लगा होगा इसका मतलब ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अगर मैंने लिखा 1.3 और ऊपर बार लगाया 3 के ऊपर, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। 1.27 बार, इस पे कौन रिपीट हो रहा है? 7, 2 नहीं रिपीट हो रहा। यहां पर 27 पे बार लगा हुआ है तो 27 रिपीट होगा, यहां पर सिर्फ 7 पे लगा हुआ है तो 7 रिपीट होगा, ठीक है। आता कैसे? जैसे 1/3 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो भाई 3 से अगर आप 1 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? यहां 0 लोगे, 3 3 जा 9, यहां पे 1 आएगा, फिर इस पॉइंट से 0 लोगे, फिर 3 3 जा 9, फिर यहां से लोगे 0, फिर 3 3 जा 9। बोलो, ये चलता जाएगा प्रोसेस कि नहीं? क्या कभी रुकेगा? नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कहीं पर भी जाके टर्मिनेट नहीं होगा। ये सॉल्व करते रहोगे, यहां 3 3 3 3 आता रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 1.3 इज इक्वल टू क्या? 0.3 बार।
3 रिपीट होने लगा, तो किस कैटेगरी में चला गया, ये रिपीटिंग की कैटेगरी में चला गया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात कर ली, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसको बोलते हैं? इसमें क्या होगा कि ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही कोई एक सेट रिपीट होगा, चलता चला जाएगा। जैसे मैं लिखूं 1.01 001 0001 000001, ये क्या हो रहा है? कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं दिख रहा, कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे चलता चला जा रहा है। यहां पर कोई नंबर या कोई सेट ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और चीज समझना, 0 1 रिपीट हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह से मत देखना कि 0 0 भी 0 कई जगह दिख रहा है, 1 कई जगह दिख रहा है, इसका मतलब रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर ये 0 1 0 1 0 1 0 1 दिखता जाता तो इसका मतलब रिपीटिशन हो रहा है। यहां पर कोई प्रॉपर पैटर्न, एक बार 0 फिर 1, 2 बार 0 फिर 1, 3 बार 0 फिर 1, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मान लिया √2 को सॉल्व करना है तुम्हें, तुम लोगों ने डिवीजन मेथड पढ़ा होगा, हाँ या ना? पढ़ा है? स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड नहीं पढ़ा है? इस तरह से होता था, यहां पर 2 लिखा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, पॉइंट लगाया और 0 के पेयर्स पढ़ाए। इस तरह से पेयर्स हमने बनाए। राइट हैंड से हम लोग पेयरिंग करते थे 2 2 की, ये इस तरह से पेयरिंग कर लिया। जो नंबर यहां पे लेते थे सेम नंबर यहां पे लेना होता है, ठीक है। 1 1 जा 1, यहां कितना बचा? 1 बचा। जो नंबर यहां पे होता है वही ऐड करना होता है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां से हमेशा एक पेयर उतरता है, एक नंबर नहीं, हमेशा क्या आएगा? पेयर नीचे आएगा। तो ये 2 0 का पेयर नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 100, ठीक। अब जो नंबर यहां पे लेंगे सेम नंबर यहां पे लेना पड़ेगा, यानी अगर मैंने यहां 1 लिया तो 21 1 जा होगा, अगर मैंने यहां 2 लिया तो 22 2 जा होगा, 3 लिया तो 23 3 जा होगा। इस तरह से होता है। तो हम देखेंगे कि ये 4 बार में जा रहा है, पॉइंट लगा था, पॉइंट ले लिया। 24 4 जा कितना होता है? 96, रिमाइंडर कितना हुआ? 4, और यहां से आ गया डबल 0, फिर एक पेयर आ गया। यहां पे नया नंबर कौन सा है? 4 4 को हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया? 280। जो नंबर यहां पे आएगा सेम यहां आएगा। अगर हम यहां 2 लेते हैं तो ये 282 हो जाएगा, फिर यहां भी 2 लेना पड़ेगा। 282 2 करेंगे तो ये पता है कि 500 क्रॉस कर जाएगा, इतनी बात तो कंफर्म है ना। कितना आएगा भले ना जानू, लेकिन 280 को अगर तुम 2 से इंटू करोगे तो 500 तो क्रॉस होगा, और मेरा नंबर यहां कितना है? 400, मतलब 2 नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 1। तो 281 1 जा 281, यहां पर कितना बचा? 1 1 9। यहां से फिर हमने क्या लिया? एक पेयर फिर से उतार लिया। नया नंबर कौन सा है? 1, फिर ऐड कर दिया, कितना हो गया? 282। फिर यहां पे नंबर लेंगे, फिर यहां पे नंबर लेंगे। ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा, ना कोई एक नंबर रिपीट होगा, ठीक है, ना कोई नंबर्स ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट होगा। तो इसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा? √2 को नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एक तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, दूसरा नॉर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो √2 को हम किस कैटेगरी में डाल देंगे? बोलो, इर्रेशनल की कैटेगरी में डालेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? जिन नंबर्स पे रूट हो, स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? इर्रेशनल में। हाँ, अगर उसका सॉल्यूशन कोई आ रहा है, अगर उसका सॉल्यूशन कोई आ रहा है तब वो किस कैटेगरी में जाएगा? रेशनल वाली में जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं √4, तो इसका आंसर तो तुम लोगों को पता है ना, कितना होता है? 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। तो 4 का, इसका तो आंसर एग्जिस्ट करता है, तो √4 को नहीं रेशनल की कैटेगरी में डाल देना। √4 किस कैटेगरी में जाएगा? रेशनल में जाएगा। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? क्लियर है बिल्कुल? चलो, अब एक सवाल ये बताओ, पाई के बारे में क्या कहते हो तुम लोग? पाई क्या है? रेशनल होगा कि इर्रेशनल होगा? रीजन? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर मैं पूछूं कि जो पाई है, इज पाई अ रेशनल नंबर? पहले बताओ पाई बोलते किसको है? इज पाई अ रेशनल नंबर? पहला सवाल ये होता है कि भाई पाई हम लोग किसको बोलते हैं? बोलो, पाई किसको बोला जाता है? मतलब किसी चीज को पाई बोलते होंगे ना। 22/7 तो उसकी एक वैल्यू हम लोग लेते हैं, 22/7 को पाई नहीं बोलते। पाई किसको बोलते हैं?
22/7 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। लेकिन पाई है क्या, पहले तो पाई के बारे में पता चले फिर उसकी वैल्यू पे बात करेंगे ना। सर्कल देखा है सबने? सर्कल की जो बाउंड्री होती है, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और इसके सेंटर से जो कॉर्ड जा रही होती है सेंटर से, इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। जो सेंटर से जा रहा होता है, मतलब अगर ये सेंटर है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। सेंटर से जाने वाली कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं। और ये जो बाहर बाहर तुम्हें बाउंड्री दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो किसी भी सर्कल के जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है उसको क्या बोला गया? पाई नाम दिया गया। किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को क्या नाम दिया गया? पाई दिया गया। ठीक है, इसकी वैल्यू पे अभी भी काम चल रहा है। इसकी वैल्यू होती है लगभग 3.141592653 इस तरीके से होती है, आगे सॉल्व होती है। मतलब अभी भी वैल्यू पे इसकी रिसर्च चल रहा है, वैल्यू चलती चली जा रही है। लाइफ ऑफ पाई मूवी देखी है? लाइफ ऑफ पाई किसने देखी है? तुमने देखी है साथ? उसमें स्टार्टिंग में उसका नाम पाई क्यों पड़ता है? क्योंकि वो 3-4 बोर्ड पे पाई की वैल्यू से भर देता है, इसीलिए उसका नाम पाई पड़ जाता है। क्योंकि पाई की वैल्यू अभी भी काम चल रहा है और लोगों को 64,000 से ऊपर तक डिजिट्स याद भी हैं। ठीक है, अभी नहीं पता मुझे 2017-18 में ये लू चाओ नाम का कोई आदमी था जिसके पास ये रिकॉर्ड था। 64,000 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल उसको लर्न थे पाई की वैल्यू के। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई कि पाई की वैल्यू। दूसरी चीज ये है कि जो हम लोग पाई को 22/7 लिखते हैं ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी, हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 22/7 यूज करेंगे। बट अगर आप 22/7 को सॉल्व करोगे तो यहीं पर देखोगे कि वैल्यू तुरंत बदल जाएगी। आगे तीसरे डिजिट पे जाके खेल बदल जाएगा। ठीक है, 22/7 3.14 तक तो ठीक काम करेगा, उसके आगे गड़बड़ कर जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो यहां पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है, ये अपने आप में रेशनल है। क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में है, p और q दोनों इंटीजर हैं, q 0 के बराबर नहीं है, तो 22/7 क्या है? रेशनल है। बट पाई इरेशनल है। तो क्या यहां कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, ये इसकी कौन सी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इसलिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पाई किस कैटेगरी में जाएगा? इरेशनल की कैटेगरी में जाएगा, रेशनल नहीं होगा। और होता क्या है पाई? किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? नो, रेशनल नहीं है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई की कहानी समझ में आ गई? आगे चले। अब डेसिमल सीख लिया, फ्रैक्शन सीख लिया, रेशनल सीख लिया, इरेशनल सीख लिया, इंटीजर सीख लिया, होल सीख लिया, नेचुरल सीख लिया। अब कुछ और आ जाते हैं, जैसे बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स यूज मिलेंगे तुमको, है ना। जैसे इवन नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स? क्या होते हैं इवन नंबर्स? इसके अलावा तुम्हें ऑड नंबर देखने को मिलते हैं। बोलो, प्राइम नंबर्स तुम्हें देखने को मिलते हैं बुक में। कॉम्पोजिट नंबर मिलते हैं। बताओ जरा इन सब नंबर्स के बारे में। बोलो, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। सबसे पहले इवन की बात करें, बहुत आसान सा होता है। अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से पूरी तरह कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान चीज होती है। क्या? डिविजिबल बाय 2, बात खत्म। 2 से डिविजिबल हो जाए, इवन हो जाएगा। 2 बोल लो, 4 बोल लो, 6 बोल लो, 8 बोल लो, ये सब किस कैटेगरी में जाएंगे? इवन में जाएंगे। 0 क्या होगा? इवन होगा कि ऑड होगा? 0 2 से कटेगा कि नहीं? 2 के टेबल में 0 आता है, 2 0 0, किस कैटेगरी में जाएगा? इवन। ऑड क्या होगा? नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक, जो 2 से डिविजिबल ना हो। कई लोग इसको समझते हैं कि जो 3 से डिविजिबल हो, ऐसा नहीं होता है। 2 से डिविजिबल तो इवन, 2 से डिविजिबल नहीं तो ऑड, सिंपल। प्राइम नंबर्स अपने आप से, और ठीक है, नंबर दैट हैज अ नंबर दैट हैज एग्जैक्टली या ओनली 2 फैक्टर्स। कह लो, कितने फैक्टर्स होंगे?
अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स. कौन कौन? द फर्स्ट वन इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ. फर्स्ट वन हटाओ. 1 एंड नंबर इटसेल्फ. एक नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो. कौन कौन? 1 और वो नंबर खुद, वो प्राइम की कैटेगरी में जाएगा. जैसे मैं अगर कहूं 5, तो ये दो ही नंबर से कटता है, 1 और 5 से. 2 1 और 2 से. 3 1 और 3 से. तो ये सब किस कैटेगरी में चले जाएंगे? प्राइम की कैटेगरी में चले जाएंगे. क्लियर है? कॉम्पोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर होंगे. सिंपल. दो से ज्यादा फैक्टर तो किस कैटेगरी में चला जाएगा? कॉम्पोजिट. लाइक वी से 4 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाता है. 3 फैक्टर हो गए कि नहीं? इफ वी टॉक अबाउट 6, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है. कितने फैक्टर दिख रहे हैं मुझे? 4. तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? कॉम्पोजिट में जाएगा. 4 6. क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अच्छा, 1 के बारे में क्या कहते हो फिर? 1 क्या है? प्राइम है कि कॉम्पोजिट है? बोलो जल्दी, बताओ बताओ. 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. याद रखना, 1 को तो ना हम प्राइम की कैटेगरी में डालते हैं और ना ही कॉम्पोजिट की कैटेगरी में डालते हैं. ना तो ये प्राइम होगा ना कॉम्पोजिट होगा. दोनों के डेफिनेशन पे ये फुलफिल नहीं हो रहा. अगर हमने कहा प्राइम की बात करी तो प्राइम में क्या बोला था कि जिसके दो फैक्टर हो, और कंपोजिट में जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो. 1 के साथ दिक्कत है कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1. तो ने ये प्राइम की डेफिनेशन में फुलफिल हो रहा है, ना ही ये कंपोजिट में हो रहा है. इसका एक ही फैक्टर होता है, एक. तो ये ना तो प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा. बहुत से लोग ये गलती करते हैं, 1 को किस कैटेगरी में गिन लेते हैं? प्राइम में काउंट करते हैं. तो ये गलती नहीं करना है. 1 क्या है? ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है. क्लियर हो गई 1 वाली बात कि इसमें कुछ डाउट लग रहा है अभी भी? एक नंबर और देखने को मिलता है या एक टर्म, वो होता है कोप्राइम. क्या होता है? कोप्राइम. कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे टर्म्स तुमको मैथ्स की बुक में अब देखने को मिलेंगे, है ना. जैसे जैसे आगे क्लास में पढ़ते जाओगे सारे टर्म्स तुम्हें दिखाई देंगे. कोप्राइम किसको बोलते हैं बताओ? कोप्राइम से पहले एक और चीज, बार बार मैं एक बात कह रहा हूं, फैक्टर. तो फैक्टर के बारे में भी जान लेते हैं. फैक्टर और मल्टीपल ये क्या होते हैं? फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है? बोलो, फैक्टर और मल्टीपल बताओ. देखो फैक्टर सिंपली कोई भी, देखो फैक्टर क्या होगा, जैसे कोई नंबर है, उसको जितने नंबर्स कट कर सकते हैं वो सब उस नंबर के क्या बोले जाएंगे? फैक्टर बोले जाएंगे. जैसे अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 किससे किससे कट जाता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से. तो ये सब के सब क्या बोले जाएंगे? ये बोले जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 6. ये सब 6 के क्या है? फैक्टर्स है. और जो नंबर 6 से कट जाएंगे, जैसे 6 से सबसे पहला नंबर कौन सा कट हो जाता है? 6, 12, 18, 24 सो ऑन. ये क्या बोले जाएंगे? ये बोले जाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 6. बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? एग्जांपल से जो जो नंबर 6 को कट कर सकते हैं उनको क्या बोला जाएगा? फैक्टर्स ऑफ 6. और जिन जिन नंबर्स को 6 कट कर सकता है, दोज नंबर्स विल बी कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 6. मल्टीपल ऑफ 6 इनफाइनाइट होंगे. आप आगे चलते जाओगे आपको उसके मल्टीपल मिलते जाएंगे. 6 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एक मल्टीपल मिल जाएगा. आप 6 में 1000 से इंटू कर दो, कितना हो जाएगा? 6000. तो 6006 का क्या बोला जाएगा? मल्टीपल बोला जाएगा. फैक्टर के साथ ऐसा नहीं है. फैक्टर फिक्स होंगे. किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होंगे? फिक्स होंगे. जैसे 6 के 4 ही फैक्टर हैं, अब कोई दूसरा फैक्टर पैदा नहीं हो सकता है कि कोई नया नंबर आ जाए. मल्टीपल आप किसी भी नए नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एक नया मल्टीपल तुम्हें मिल जाएगा. तो ये इनफाइनाइट होगा, लेकिन फैक्टर्स क्या होंगे? फाइनाइट होंगे, यानी इनके नंबर्स क्या होंगे? फिक्स होंगे. चलो वापस आ जाओ कोप्राइम पे. प्राइम और कोप्राइम में क्या फर्क होता है? जैसे एक तो अभी हम लोग पढ़ के आए प्राइम, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोप्राइम. तो प्राइम और कोप्राइम में फर्क क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो. देखो प्राइम होता है एक नंबर. प्राइम क्या होता है? एक नंबर जिसका कितना फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो.
को प्राइम हमेशा एक पेयर होगा। पहली पहचान क्या है कि को प्राइम हमेशा क्या होगा, एक पेयर होगा। पेयर समझते हो ना, को प्राइम का एक जोड़ा होगा। को प्राइम एक सिंगल नंबर नहीं होगा, को प्राइम क्या होगा, एक जोड़ा होगा, दो नंबर का सेट होगा। प्राइम एक इकलौता नंबर होगा, एक नंबर होगा। को प्राइम दो नंबर का जोड़ा होगा ये, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 और 3, ये एक पेयर हो गया। मैंने लिखा 4 और 9, ये एक पेयर हो गया। तो ये हमेशा पेयर में होगा। पहचान क्या होगी, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी इनमें जो कॉमन फैक्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1। या ऐसे कह लो कि वो दो नंबर्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1, यानी कोई भी फैक्टर 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो मैच कर जाए उनको, उनके फैक्टर्स में मैच कर जाए। सिर्फ एक ही फैक्टर उनका मैच करेगा, कौन सा, 1। जैसे मैं अगर 2 की बात करूं तो 2 को दो नंबर कट कर सकते हैं, कौन कौन सा, 2 और 1, दो ही फैक्टर है। 3 की अगर बात करूं, 3 और 1, तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1। तो ये क्या बोला जाएगा, को प्राइम का पेयर बोला जाएगा कि नहीं। 4 को देखो, 2 2 जा 4 होता है, 9 क्या होता है, 3 3 जा 9 होता है। क्या यहां कुछ भी कॉमन दिख रहा है, जहां कुछ भी कॉमन ना दिखे वहां कौन कॉमन होता है, 1, क्योंकि 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है। तो ये भी क्या हो गया, को प्राइम हो गया। अब यहां ये बात ध्यान रखना है को प्राइम में कि को प्राइम ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर का ही पेयर हो। जैसे 2 3 प्राइम नंबर का पेयर है, लेकिन 4 और 9 कंपोजिट नंबर का पेयर है। लेकिन चूंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो इसलिए इनको कौन सी कैटेगरी में डाला जाएगा, को प्राइम की कैटेगरी में डाला जाएगा। बात समझ में आ गई, को प्राइम नंबर समझ में आ गया कि नहीं। यहां तक अभी किसी को कोई डाउट है, बोलो। क्या नंबर, सारे नंबर्स के बारे में बातें क्लियर हो गई, ठीक है। जितना अच्छे से तुमको नंबर समझ में आएगा उतना ज्यादा मैथ्स को आगे पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। अभी तक कितने लोगों को मजा आ रहा है ये नहीं पता है, कितने लोगों को आ रहा है। मैथ्स अच्छी किसकी किसकी है, अच्छी इन द सेंस कि जिनको अच्छी लगती हो। अच्छी मतलब जरूरी नहीं कि अच्छी हो, जिनको अच्छी लगती हो। कोई ऐसा भी यहाँ बैठा है जिसको मैथ से चिढ़ होती हो कि बिल्कुल नहीं, बस छोड़ देना है, जैसे भी हाई स्कूल तक, उसके बाद बुक फाड़ के फेंक देनी है ना। लड़कियों में नहीं, तुम बताओ, फाड़ कर फेंकनी है बुक, नहीं फाड़नी है, यानी सबको मैथ पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है, 10th के बाद भी मैथ पढ़ना है, अभी डिसाइड नहीं किया, ठीक है। फिलहाल समझ गए, नंबर्स की पूरी बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कहाँ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने कहा नंबर मैथ्स में नंबर को हम लोगों ने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, रियल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने क्या कहा कि वो नंबर जो इमेजिनरी फॉर्म में होते हैं, जैसे √1 जिसको हम लोग आई बोलते हैं, आयोटा, उसको कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में डालते हैं। बाकी जितने भी नंबर्स हम लोगों ने देखे हैं, रेशनल और इरेशनल, उनके यूनियन को रियल बोलते हैं, ठीक है। रियल को हम लोगों ने क्लासिफाई किया दो कैटेगरी में, रेशनल और इरेशनल में। रेशनल को हम लोगों ने क्या बोला, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी जीरो, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर हम लोगों ने एक बात करी कि इंटीजर किसको बोलते हैं, अ नंबर विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट, जिसमें कोई टुकड़ा ना हो, डेसिमल पार्ट ना हो, फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, वो इंटीजर हो जाएगा। इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, कुछ भी हो सकता है। जीरो को चूंकि हम लोग p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए जीरो रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर जिसको हम लोग p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको इरेशनल बोलते हैं। कौन कौन, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एक बेस्ट एग्जांपल पाई होता है। पाई हमेशा इरेशनल होता है, कभी भी रेशनल में काउंट नहीं करना है। पाई की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है, ये सिर्फ टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी वी यूज 22/7 और 3.14। इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पाई होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। वैल्यू ऑफ पाई इज स्टिल अननोन, यानी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज स्टिल अननोन। डेसिमल के बाद अभी भी इस पे काम चल रहा है। क्लियर होती जा रही है बात कि नहीं। रेशनल को हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया था दो कैटेगरी में, इंटीजर और फ्रैक्शन में। इंटीजर हम लोगों ने वही विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट। अब इसमें जीरो से आगे यानी नॉन निगेटिव इंटीजर जो होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, उनको होल नंबर्स बोलते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन यानी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। फ्रैक्शन तीन तरह की होती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर उसको बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्सचर होगी होल और प्रॉपर का। समझ में आती जा रही है बात। इसके बाद हम लोग आए डेसिमल पे। डेसिमल में दो कैटेगरी,
एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें क्वोशंट कहीं ना कहीं जाकर रुक जाए, रिमाइंडर फाइनली 0 हो जाए पॉइंट के बाद। नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें क्वोशंट चलता जाए, कभी भी ऐसा ना हो वो कहीं पर जाकर रुके नहीं, ठीक है, लेकिन कोई एक नंबर रिपीट होने लगे या कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट होने लगे, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, ना तो कोई एक ग्रुप ऑफ नंबर या नंबर रिपीट नहीं करेगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, यानी एक तो क्वेश्चन चलता भी जाएगा और कोई प्रॉपर पैटर्न में रिपीट नहीं करेगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देन वी कम टू इवन एंड ऑड। It depends on the divisibility of 2. If a number is divisible by 2, we can say it's an even number. If it is not divisible by 2, we will say it's an odd number. Clear है कि नहीं? 2 का divisibility rule पता ही होगा। 2 का divisibility rule सिंपली ये होता है, किसी भी नंबर के एंड में तुम्हें 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए, वो 2 से कट जाएगा। चाहे जितना बड़ा नंबर हो उसके एंड में क्या दिख जाए, 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए, इसका मतलब 2 से कट जाएगा, तो वो इवन हो गया। जो 2 से ना कटे वो ऑड हो गया। फिर हम लोगों ने देखा नंबर्स में प्राइम और कॉम्पोजिट। प्राइम जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, द फर्स्ट वन इज 1 एंड द सेकंड वन इज नंबर इटसेल्फ। एक और उस नंबर के अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होगा। कॉम्पोजिट नंबर, अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। एग्जांपल्स आर 4, 6, 8, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, कॉम्पोजिट के हो जाएंगे। 1 क्या होता है, इट इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना तो ये प्राइम होगा ना तो ये कॉम्पोजिट होगा। एक और चीज, 2 इकलौता प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है। 2 इज द ओनली इवन नंबर दैट इज प्राइम इन मैथमेटिक्स। पूरी मैथमेटिक्स में 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो प्राइम हो लेकिन इवन हो। जितने भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं मैथ में वो सब के सब ऑड हैं, एक्सेप्शन कौन है, 2। 2 इकलौता नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। बाकी सारे क्या होंगे, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ऑड होंगे। क्लियर है? तो 1 को हमने क्या बोला कि 1 को ना तो आप प्राइम में डालोगे ना आप कॉम्पोजिट में डालोगे। और उसके बाद आ जाते हैं किस पे, को प्राइम पे आ जाते हैं। तो को प्राइम पे अगर हम लोग बात करें तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है, एक पेयर होता है, यानी 2 नंबर्स का पेयर होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट 1। पूरा सिनेरियो आज की क्लास का क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आज का बिल्कुल लेक्चर क्लियर है। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, यानी आगे की एक्सरसाइजेस करना। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं है?